औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे फिज़िक्स के अंदर। इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 जो काइनामेटिक्स है वो स्टार्ट किया था। हमने काइनामेटिक्स की डिफाइन से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट और मोशन के बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की थी, जो इंतहाई आसान काम है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसके अंदर उसकी कुछ टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। जस्ट हम प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेटरी मोशन के ही 3 स्टेप हैं जो लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन को डील कर चुके हैं। आज हम रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसकी तरफ मूव करते हैं। ये वही पुरानी बातें हैं रेस्ट और मोशन वाली। आज हम पढ़ेंगे कि रोटेटरी मोशन क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो साथ ही हम इसमें वाइब्रेटरी मोशन की भी बात करेंगे। ये दोनों जो इसकी टाइप्स हैं, इसकी जस्ट हमने जो क्लासिफिकेशन करनी है या हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, जस्ट उसकी डिफाइंस की हद तक ही करनी है। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं आज के लेक्चर में रोटेटरी मोशन की। तो इसकी सबसे पहले डिफाइन पढ़ते हैं। स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। जैसे टॉप होता है यानी लट्टू, या हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं जो किसी अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप, यानी एक लट्टू की मोशन, इट्स स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस। Particle of the spinning top move in circle and thus individual particle possesses circular motion. Does the top possesses circular motion? जी बिल्कुल, वो circular motion ही possess कर रहा है। The top shown on figure 2.9 spins about its axis through it and thus it passes through rotatory motion. अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो सिंपल आप बैठे बैठे एक पेज ने उसको अपनी बॉल पॉइंट के अंदर से यूं गुजार के उस पेज को यूं घुमाएंगे तो वो भी एक रोटेटरी मोशन होगी, वो भी एक एक्सिस के अलोंग होगी। तो स्टूडेंट्स, एन एक्सिस इज अ लीनियर अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। इन सर्कुलर मोशन the point about which a body goes around outside the body. In rotating motion, the line around which a body moves about passing through a body itself. Can you spin a ball at the tip of the finger? यानी आप फुटबॉल को भी अपनी फिंगर टिप पे यूँ रोटेट करके एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं वाइब्रेटरी मोशन की। ये टू एंड फ्रो मोशन होती है स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ये एक सिंपल एग्जांपल है। आप कोई भी बॉल लेके उसको किसी स्ट्रिंग के साथ बांध के ऊपर हैंग कर दें किसी भी चीज़ के साथ, जब उसको हल्का सा आप टिल्ट दे के छोड़ेंगे तो वो यूं एक अपनी रिपीट करेगी मोशन किसी मेन पोजीशन के गिर्द। तो इसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। इसकी सबसे सिंपल और आसान एग्जांपल ये है कि जब एक बच्चा स्विंग में बैठा होता है या झूले में बैठा है तो वो भी एक पेंडुलम की तरह ही उसकी जो मोशन होती है पेंडुलम की, वो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। या आपने किसी पेंडुलम क्लॉक के अंदर देखा होगा कि एक पेंडुलम है वो बार बार अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। तो अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की एक और एग्जांपल है तो सीसा पे अपने बच्चे खेलते हुए देखे होंगे किसी पार्क वगैरह में, तो वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन की ही एग्जांपल है। आपने जस्ट इसकी एग्जांपल करनी है और साथ में डिफाइन करनी है। डिफाइन इसकी क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत गौर से आपने इसको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स डेली लाइफ में हमारा जो सामना है कुछ क्वांटिटीज़ के साथ होता है, हमें कुछ क्वांटिटी डिस्कस करनी होती हैं, उनका इस्तेमाल करना होता है, जिसमें मैस, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स वगैरह आती हैं। अब हम इनको कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर रख लेते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, कि कुछ स्केलर्स होती हैं, कुछ वेक्टर्स होती हैं जिनके साथ जस्ट मैग्नीट्यूड हो। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती हैं वेक्टर्स, एक होती हैं स्केलर्स। सबसे पहले आप सुन लें स्टूडेंट्स
कि किसी भी क्वांटिटी को पूरा समझने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड समझना होती है और उसके साथ उसका यूनिट। ये दो बातें ज़रूरी होती हैं किसी फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए। यानी हम अगर किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाएंगे, हमने वहाँ से शुगर यानी चीनी ख़रीदनी है, तो हम जाके उसको ये बोलेंगे कि हमें 10 kg चीनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि हमें जस्ट 10 चीनी चाहिए। वो ये नहीं समझ पाएगा कि आप ग्राम्स में मांग रहे हैं, किलोग्राम में मांग रहे हैं या कोई और यूनिट। इसके जब तक हम उसका प्रॉपर यूनिट नहीं बोलेंगे, कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम मीटर्स में ये नहीं बताएंगे कि हमें इतने मीटर्स चाहिए, तो तब तक हमारी बात पूरी वैल्यूएबल नहीं होगी, समझ नहीं आएगी। यही बात होती है स्टूडेंट्स कि जब हम स्केलर्स की बात करते हैं तो उसके साथ हम प्रॉपर यूनिट और मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर मैं कहूँ 5 किलोग्राम, इसमें जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है, जो किलोग्राम है ये इसका यूनिट है। तो अगर हम स्टूडेंट्स स्केलर्स की बात करें तो इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है वेक्टर क्वांटिटीज़ की निस्बत। वेक्टर क्वांटिटीज़ अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्केलर्स क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू value with an appropriate unit such as 2.5 kg, 40 सेकेंड, 1.8। ये स्टूडेंट इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अब इसकी हम अगर एग्जांपल्स लें तो स्केलर्स क्या क्या होती हैं, वो मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो बेसिकली एज ए स्केलर हम डील करते हैं। स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे अपीयर है जिसे हम वेक्टर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो इसके साथ ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको समझाने के लिए हमें पूरी बात करना पड़ती है। पहले ही तो बात ये थी कि मैग्नीट्यूड बता दी तो हमें बात समझ आ गई। अब जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसमें जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्शन बताना वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हमें पूरी बात समझ नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हैं, फ़िज़िकल क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर हम क्लास ले रहे हैं तो मैं किसी भी बच्चे को कहता हूँ कि आप अपनी चेयर से उठ के 5 कदम चलें, तो वो चलना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है उसने पूरी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर वो पूछे कि सर किधर को चलना है, किस साइड को जाना है 5 कदम, तो तब ये बात करेक्ट होगी कि उसने पूरी बात समझ के फिर आंसर दिया है। तो अगर मैं उसको बोलूँगा कि आप 5 कदम मशरक़ की तरफ चलें या 5 कदम मगरब की तरफ चलें, या कोई भी एक डायरेक्शन दे दूं कि आप यहाँ से 5 कदम ऑफिस वाली साइड पे चलें, या कोई भी डायरेक्शन है जो आपका वाटर कूलर है उस तरफ बता दूं। अब जब मैं किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड बोल के साथ में उसकी डायरेक्शन भी बोल दूंगा तो इस तरह से मैं कहूँगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं कहूँ एक टेबल पड़ा हुआ है आपकी क्लास में कि इस टेबल के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा दें, तो आप क्या करेंगे? या मैं ऐसे कहूँ कि इसको 5 न्यूटन फोर्स लगा के पुश कर दें, या मैं कहूँ इसको फोर्स लगा के किसी साइड पे मूव कर दें, तो आप पूछेंगे कि किस साइड को मूव करना है। तो जब आप किसी साइड का यानी कोई डायरेक्शन पर्टिकुलर देखेंगे या पूछेंगे तो यही उसकी वेक्टर की पहचान है। यानी जब हम मैग्नीट्यूड के साथ एक ख़ास डायरेक्शन की भी बात करते हैं तो तब हम समझ लें कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड इस डायरेक्शन। अब देखिए आपको स्टूडेंट्स नज़र आ भी रहा है कि जो टेबल है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स लगाने के लिए बिल्कुल उसकी डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए कुछ नंबर्स यूज़ होते हैं, लेटर्स यूज़ होते हैं, जिसको लिखने के लिए हम उसके ऊपर एक बार लगाते हैं या उसको बोल्ड कर देते हैं, या एरो हेड लगा के हम क्या करते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ को उसको जब नाम देते हैं तो रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। अगर हम उसको किसी डायरेक्शन के अंदर किसी
एक्सेस के अंदर ड्रा करके बताना चाहेंगे तो तब भी हम उसको एक ख़ास डायरेक्शन दे के उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी नॉर्थ साइड इतनी है, इसकी वेस्ट साइड इतनी है, साउथ इतनी है। ये सारी बातें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर पूरी बात समझाएंगे, यानी डायरेक्शन भी बताएंगे मैग्नीट्यूड के साथ, तब जाके हमारी पूरी बात समझ आएगी। यही रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो हम इसी वजह से, इसकी ओरिएंटेशन की वजह से ही हम इसको स्केलर क्वांटिटी से अलग समझ सकते हैं, अलग इसको कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल फोर्स है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स आपने खुद ढूंढनी है कि जो स्केलर्स को शो करती हैं, यानी स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, जो आप जनरल बैठे बैठे ही सोच लें, वो आपका नॉलेज होगा कि आपने इसको अच्छे से सुना है और समझा है। तो स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद समझने के लिए आप खुद से एग्जांपल 2.5 कर सकते हैं कि किस तरह से एक स्केल जो प्रूव करके कंसिडर करके एक फोर्स को किसी एक्सेस के अंदर दिखाया गया है। तो ये बहुत इंतहाई आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद से रीड भी करना है और इसको लिख के भी देखना है, जो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप डिफरेंस लिखें स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या सिंपली एक डिफ़ाइन भी पूछी जा सकती है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, या वेक्टर क्वांटिटीज़, ये अलग अलग पूछी जा सकती हैं। तो इसको आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना, ये आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।